गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू करेंगे क्लास 7 के लिए। ठीक है, इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक तो इन्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ा था और एक इनसाइड आवर अर्थ के बारे में जो चैप्टर था ज्योग्राफी का वो हमने पढ़ा था। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 3 है, आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, टॉपिक से आपको मालूम चल गया होगा आवर चेंजिंग अर्थ, यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ है उसमें रोजाना कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं। ये प्रोसेस जो है वो रेगुलर है। ठीक है, आप देखते हैं कभी अर्थक्वेक आते हैं, कभी सुनामी आ जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो किसी के ये सारे जो है वो अर्थ का एक प्रोसेस है जिसमें अर्थ में कहीं ना कहीं कई सारे चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। देखिए नीचे मैंने इसमें डाल भी दिया आपके लिए, सबटाइटल डाल दिया ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो। देखिए, our changing earth helps students understand about earth movement, how is it related to force, how an earthquake happens, explain terms like volcano, focus, epicenter, etc. It further teaches concepts related to sea waves, river, ice and wind. तो देखिए आवर चेंजिंग अर्थ जो चैप्टर है वो आपको क्या समझने में हेल्प करेगा, अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में, यानी अर्थ में जो मूवमेंट्स चलते रहते हैं उनके बारे में, ये किस तरीके से फोर्स से रिलेटेड है, यानी क्या कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो अर्थ के मूवमेंट को कराने में काम में आती हैं। उसके बाद एक अर्थक्वेक जो है वो कैसे बनता है या कैसे आता है। ठीक है, उसके अलावा वॉल्केनो के बारे में आप पढ़ने को मिलेगा, फोकस, एपिसेंटर, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ये सारी जो चीजें रिलेटेड है वो है हमारी अर्थ के चेंजेस से, यानी हमारी अर्थ जो है उसमें कंटिन्यू चेंजेस जो है वो चलते रहते हैं जो हमें मालूम नहीं चलते। अर्थ के जो निचली सतह जो है, ठीक है, वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जो वहां पर कई तरीके के चेंजेस चलते हैं जिसकी वजह से हमें अर्थ की सरफेस पे कई तरीके की चीजें जो है वो रोजाना देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चैप्टर जो है उसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स, या जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो भी कह सकते हैं। देखिए, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब सबसे पहले आप ये बताइए लिथोस्फेयर जो है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए लिथोस्फेयर जो है वो बेसिकली आपका रिलेटेड है लैंड पार्ट से, यानी हमारे जो अर्थ का लैंड पार्ट है जो ऊपरी क्रस्ट हमें नजर आती है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। अब ये जो लिथोस्फेयर है वो अलग अलग प्लेट्स यानी टुकड़ों में बटी हुई जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कह सकते हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, these plates move around very slowly because of the movement of the molten magma inside the earth। ठीक, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये अर्थ के बीनीथ चलती रहती है, बहुत स्लो इनका जो है वो मूवमेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि इनके साथ साथ क्या बहता है, मॉल्टन मैग्मा जो कि वॉल्केनोस के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये बहता रहता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, जो मोल्टन मैग्मा है वो सर्कुलर मैनर में अर्थ के अंदर जो है वो बहता है। ठीक है, सर्कुलर मैंने कहने की वजह से उसको कहते हैं ना सर्कल टाइप में, गोल गोल। The movement of these plates causes changes in the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of force which cause them। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है इन प्लेट्स का यही अर्थ की सरफेस के ऊपर चेंजेस को क्रिएट करते हैं। और ये दो तरीके की फोर्सेस जो है उसके ऊपर चलते हैं, एक तो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और एक आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दो फोर्सेस हैं जो अर्थ के मूवमेंट्स को चलाती हैं। ठीक है, एक है एक्सोजेनिक फोर्स और दूसरा है एंडोजेनिक फोर्स। इन दोनों फोर्स की वजह से ही हमें अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चेंजेस हैं वो नजर आ जाते हैं। तो देखिए एंडोजेनिक फोर्स के बारे में बात करते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स क्या है। द फोर्स विच एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। यानी वो फोर्स जो अर्थ के बीनीथ यानी अर्थ के अंदर मूवमेंट करे, अर्थ के अंदर काम करे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। ठीक है, ये जो एंडोजेनिक फोर्स हैं कभी कभी ये अचानक से कोई मूवमेंट क्रिएट कर देती हैं और कभी कोई मूवमेंट स्लो क्रिएट करती हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो इन एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं हमारे, और वोल्केनोस जो है वो फट जाते हैं। आपने देखा होगा वोल्केनोस फटते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये क्यों आते हैं, ये इसी वजह से आते हैं कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें अचानक से कोई मूवमेंट होता हो। ठीक है, तो इस वजह से भूकंप और हमारे वोल्केनोस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्स काम करती है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट में वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। वो फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस पे काम करती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपकी क्या क्या आती हैं, जैसे तेज हवाएं जो हैं वो चलना हो गया। ठीक है, कोई बाढ़ वगैरह जो आती है इसकी विंड की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस है। ये दोनों ही फोर्सेस की वजह से हमारी अर्थ सरफेस जो है उसके ऊपर
कोई ना कोई जो है वो मूवमेंट देखने को हमें मिल जाएगा। स्पेशली भूकंप हो गया, ठीक है, वॉल्केनोज हो गई, तेज हवाएं होंगी, तूफान हो गया, तो ये सारी आपकी आएगी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका वॉल्केनो। A volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly. वॉल्केनो क्या है? एक वेंट है। वेंट कहने का मतलब एक संकरी सी गली समझ लीजिए या कोई संकरी पाइप समझ लीजिए, ठीक है, एक पाइप जैसी होती है, ठीक है, जिससे कि हमारे अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर निकलता है। यानी ये कह सकते हैं अर्थ की जो हीट है वो अचानक से बाहर निकलती है, और अचानक से बाहर निकलने के लिए कौन जिम्मेदार है? एंडोजेनिक फोर्सेस जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है अर्थक्वेक। When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates and its travel around the earth. These vibration are called earth. ठीक है, अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक है जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में कोई सडन मूवमेंट होता हो, ठीक है, सडन मूवमेंट हो गया, उनमें कोई वाइब्रेशन हुआ और उसकी वजह से वो वाइब्रेशन जो है वो अर्थ में घूमता है, और उस घूमने की वजह से वहां पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से क्या होते हैं? अर्थक्वेक जो है वो क्रिएट होते हैं। अर्थक्वेक आने का कारण ये हो सकता है कि या तो दो प्लेट्स आपस में टकरा गई हों, ठीक है, या दो प्लेट्स आपस में कोलाइड हो गई हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हो, ठीक है, इस वजह से अर्थक्वेक जो है वो आते हैं। और अर्थक्वेक कौन सी फोर्सेस की वजह से आते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से आते हैं। वॉल्केनो और अर्थक्वेक ये दोनों कौन सी फोर्सेस की वजह से आएंगे? एंडोजेनिक। और एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो फोर्सेस जो अर्थ के नीचे काम करती हूँ, ठीक है, और उनकी वजह से सरफेस पे कोई मूवमेंट जो है वो नजर आ जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर फोकस, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। यानी अर्थक्वेक जब आता है, ठीक है, तो जहां से ये अर्थक्वेक शुरू होता है, जहां इसका पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे, ठीक है। जो क्रस्ट के अंदर जो पॉइंट बनता है फोकस, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा कि किस तरीके से अर्थक्वेक जो है वो बनता है। फोकस जो है, देखिए, फोकस वो होता है जहां पर ये मूवमेंट जो है बिल्कुल शुरू होता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। और नेक्स्ट है एपिसेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। जो जगह फोकस के बिल्कुल ऊपर होती है, ठीक है, उस जगह को क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है। यानी जहां से भूकंप उठा है, जहां पर वाइब्रेशन हुआ है, उस वाइब्रेशन के ठीक ऊपर अर्थ सरफेस पे जो जगह है उसको क्या बोलेंगे? हम एपिसेंटर बोलेंगे। Vibrations travels outwards from the epicenter as waves. The greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the center. ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशन है ये एपिसेंटर की तरफ जाते हैं, और सबसे ज्यादा भूकंप का नुकसान वहीं पर होता है जहां पर एपिसेंटर होता हो, ठीक है। आपने देखा होगा रिसेंटली कई सारे भूकंप अर्थक्वेक ऐसे ऐसे आए हैं, आपने हिस्ट्री में अगर आपको मौका मिले तो आप देखिए 2011 का जापान सुनामी देख लीजिए, ठीक है, 2004 का इंडियन सुनामी देख लीजिए, 2008 का चिली भूकंप देख लीजिए, और 2006 का पाकिस्तान अर्थक्वेक देखिए। ये कुछ एक अर्थक्वेक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के थे, इनकी वजह से काफी सारा नुकसान हमारे भारत में हुआ, और कुछ नुकसान पाकिस्तान में हुआ, कुछ नुकसान इंडोनेशिया वगैरह कई जगह पर हुआ, ठीक है। उसके अलावा 2001 का जो भूकंप है वो इंडिया में आया था, गुजरात के कच्छ में, ठीक है, वहां पर इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये जो एपिसेंटर होता है ये फोकस के बिल्कुल एक ऊपर ठीक जगह होती है, ठीक है, और एपिसेंटर के आसपास की जो जगह है, अगर भूकंप की वाइब्रेशन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस नुकसान जो है वो होगा। अब देखिए, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस मेथड अडॉप्ट लोकल पीपल इंक्लूड स्टडीइंग इन एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पोन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस, ठीक है। कुछ ऐसे तो भूकंप की जो प्रेडिक्शन है वो पहले से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे थोड़ा बहुत हम ये मान सकते हैं कि नेचर में कुछ चेंज जो है वो होने वाला है। जैसे एनिमल्स जो है वो अटपटा सा व्यवहार थोड़ा शुरू कर देते हैं, ठीक है, मछलियां जो है वो तालाब में परेशान हो जाती हैं, और जैसे सांप वगैरह जो है वो जमीनों से बाहर निकल आते हैं एकदम से, ठीक है, तो उससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो अर्थ में होने वाला है। अब देखिए, हमारी अर्थ में कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उन मेजर लैंडफॉर्म्स के बनने में दो प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वेदरिंग और एक है इरोजन्स। लैंडफॉर्म्स होती हैं यानी हमारी जो लैंड है उसकी अलग अलग फॉर्म्स, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर छोटी पहाड़ियां हैं, तो ये सारे क्या है? लैंड फॉर्म्स हैं, यानी लैंड की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स या फॉर्म, ठीक है। लैंड बात हमने पढ़ा था, जो लिथोस्फेयर जो है उसके अलग अलग फॉर्म्स हम कह सकते हैं इनको। तो देखिए, इसकी दो प्रोसेस है जिसकी वजह से लैंड फॉर्म जो है वो क्रिएट होते हैं। एक है आपका वेदरिंग। वेदरिंग देखिए,
वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का क्या मतलब है, जो रॉक सरफेस है यानी जो चट्टाने हैं उनका टूट कर गिर जाना या घिस जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग। इरोजन की बात करें, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन का क्या मतलब, इरोजन का मतलब ये जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप यानी पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स, कुछ भी है, उनका घिस जाना और उनका वेयरिंग अवे यानी उड़ जाना, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट एजेंट्स, जैसे पानी की वजह से, हवा की वजह से, बर्फ की वजह से, ग्लेशियर्स वगैरह जो है, ठीक है, उनकी वजह से कुछ पार्ट उनका घिस के गिर जाना या खत्म हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे बाय द ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। ठीक है, अब ये जो इरोडेड मटेरियल, इरोडेड यानी जो बह जाने वाला मटेरियल है, ठीक है, या उड़ जाने वाला मटेरियल, वो अपने साथ कौन ले जाता है, पानी बहाकर ले जाता है, मिट्टी उड़ा के ले जाती है, ठीक है सॉरी, हवा उड़ा के ले जाती है, पानी बहा के ले जाता है और उनको एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो प्रोसेस है वो अर्थ में कंटिन्यू चलता रहता है, कहीं पर कुछ इरोजन होगा तो कहीं पर कुछ डिपॉजिट होगा, और ये जो प्रोसेस है इरोजन का और डिपोजिशन का, इसकी वजह से अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट होती है। आगे देखिए, अब बात करते हैं रिवर के बारे में, वर्किंग ऑफ अ रिवर, ठीक है, या वर्स रिवर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। अब देखिए, कोई भी जो नदी है वो बेसिकली उसका ज्यादातर सोर्सेस किसी भी नदी के जो है वो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स यानी हमारे जो बर्फ के जो पहाड़ है वहां पर होते हैं। अब इनमें कुछ टर्म्स आपको दिए गए हैं, वो देखिए। वाटरफॉल की बात करें, व्हेन द रिवर स्टम्बल्स अप स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स एंड डीप डाउन स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। यानी एक नदी झरना कब बनती है, वाटरफॉल कब बनती है, जब वो किसी पहाड़ी से गिरती हो और एक खड़ी चट्टान के ऊपर से गिरती हो सीधी नीचे, ठीक है, उस वक्त वो क्या बन जाती है, झरना बन जाती है, ठीक है, उसको वाटरफॉल कहते हैं। नेक्स्ट है meanders. As the river enter the plain, it twists and turns, form large bends known as the meanders. meanders का मतलब क्या होता है, जब नदी किसी प्लेन एरिया में घुसती है, ठीक है, और वहां पर जाती है, वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है, और एक तरीके का कह सकते हैं लार्ज बेंड्स बना दे। बेंड्स यानी कह सकते हैं ऐसे, बेंड कैसे बताऊं मैं आपको, बेंड देखिए जैसे घुमावदार चीजें, ठीक है, घुमावदार घुमावदार हो जाती है, उसकी जो शेप हो जाती है अर्थ की, सॉरी रिवर की, वो थोड़ी सी घूमी हुई हो जाती है, ठीक है, ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है, मुड़ी हुई हो जाती है, उसको मींडर्स कहा जाता है। ये अर्थ का, ये सॉरी इसका रिवर का एक टर्म है। फिर देखिए कट ऑफ लेक, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द meanders, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of the time, the meanders loops cut off the river and forms a cut off lake, also known as oxbow lake. अब देखिए meanders क्या होता है, जब हमारी नदी, आगे मैंने इसके बारे में डायग्राम दिया हुआ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। देखिए कट ऑफ लेक या जिसको ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। अभी ऑक्सबो लेक क्या होता है समझिए। ऑक्सबो लेक होता है जब नदी मींडर्स बनाती है, तो होता क्या है कि ये घुमावदार जब ये बनती है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, डिपोजिशन की वजह से, इरोजन की वजह से धीरे धीरे जो ये मींडर्स होता है वो नदी से कट जाता है, ठीक है, और ये जो पानी घुमावदार हुआ था वो पानी एक जगह दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। फिर बात करते हैं फ्लड प्लेन्स की। एज इट फ्लड्स द रिवर डिपॉजिटेड layers of fine soil and other material called sediments along with the banks. This leads to the formation of flat fertile floodplain. The raised banks are called levees. ठीक है, देखिए फ्लड प्लेन किसको बोलते हैं, फ्लड प्लेन उसको बोलते हैं जब कभी बाढ़ आती है, ठीक है, तो अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर जो वो लेकर आती है, सीधी सी बात है, बहा लेती है, तो जैसे जो पानी सूखता है तो वो मिट्टी कंकड़ पत्थर क्या होते हैं, वहां पर जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उनको फ्लड प्लेन जो है वो कहा जाता है। और ये जो उठे हुए जो किनारे हैं फ्लड प्लेन की वजह से, इनको क्या कहा गया, इनको लिवीज कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, लेवीज कहा गया इनको। फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करते हैं। व्हेन द रिवर अप्रोचेस द सी, when the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into number of streams called distributaries. ठीक है, देखिए जब कोई नदी समुद्र की तरफ बढ़ती है, ठीक है, तो उसकी बहने की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी धीरे हो जाती है, और वो अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में टूटने लगती है, जैसे छोटी छोटी नालियां जिसे हम कह सकते हैं, वैसे स्ट्रीम्स बनने लग जाती हैं, अलग अलग चैनल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डेल्टा की बात करें, द रिवर बिकेम सो स्लो दैट इट बिगेन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, each distributary forms its own mouth, a collection of sediments from all the mouths from a delta. देखिए डेल्टा किसको बोलते हैं, जब नदी समुद्र की तरफ जाती है, ठीक है, और वहां पर वो अपनी स्पीड धीरे कर जाती है, जब ये स्ट्रीम्स बन जाती हैं, तो हर स्ट्रीम जो है वो एक नदी का रूप ले लेती है। नदी का रूप लेने का ना, छोटी नदी या छोटी धारा का रूप ले लेती है, और
ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे उनके अंदर जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, जो कुछ भी लोड वगैरह, तो वो एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो इकट्ठा हुआ सेडिमेंट्स है, यानी ईंट, सॉरी मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी है, ठीक है, ये जो इकट्ठा होना सेडिमेंट्स है, इसको डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, मैंने आपको एक डायग्राम दे दिया वर्क ऑफ अ रिवर का, वो देखिए रिवर सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा। ये सोर्स लिखा है, इस सोर्स को देखिए कहाँ से, ग्लेशियर से सोर्स हुआ है इसका। ठीक है, मेंडर्स आप देख लीजिए, मेंडर जहाँ पर लोकेट किया गया, तो आप देखिए अर्थ जैसी प्लेन में आई है, सॉरी रिवर जैसी प्लेन में घूम गई है वो। ठीक है, ये ट्विस्ट आ गया उसमें। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आप समझ लीजिए, दूसरी कोई नदी आ रही है, बह रही है। कॉन्फ्लुएंस देखिए कहाँ पर है, कॉन्फ्लुएंस है जहां पर ये दोनों नदियां मिल रही हैं। ठीक है, एक तो रियल जो नदी है वो, और उसके साथ एक ट्रिब्यूटरी जो उसकी बहती हुई आ रही है, दोनों जहां पर मिल रही है उसको कॉन्फ्लुएंस कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मेन नदी बन गई है लेवी, या जिसको ऑक्सबो लेक कहा गया था। ऑक्सबो लेक देखिए क्या है आपका, मैंने बताया था, मींडर्स जो है जब वो टूट के पूरे अलग हो जाते हैं उनको ऑक्सबो लेक कहा गया। और लीवीज देखिए, जब मींडर्स नदी के साथ जुड़े हुए रहते हो, ठीक है, और अलग टूटते नहीं हो, उसको लीवी कहा गया। डेल्टा समझ लीजिए। ठीक है, उसके अलावा चैनल देख लीजिए, एस्चुरी देख लीजिए, और माउथ देख लीजिए। माउथ किसको कहा गया, माउथ उसको कहा गया जब नदी समुद्र में गिरती हो, उस पर्टिकुलर जगह को क्या कहा गया, माउथ कहा गया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।